रखा है मुस्लिम पॉलिटिक्स के बारे में, आज की इंडियन सिनेरियो में मुस्लिम पॉलिटिक्स के बारे में। देखिए, इसको आप नाम एज अ रिलीजियस एंगल में आप इसको मुस्लिम पॉलिटिक्स बोलिए, या फिर मुस्लिम्स एज अ सोशियो पॉलिटिकल सेक्शन के बारे में आप उसको बात रख लीजिए। ये दोनों चीज यहाँ पर एक मायने रखते हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलर फ्रंट में, हमारा स्टैंड आपके सामने इस चीज में रखना चाहता हूँ। इसमें देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि एक मुल्क के अंदर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर रूल करे। वो डेमोक्रेसी नहीं है। उसके लिए आपको अगर चाहिए तो आप एक अथॉरिटेरियन रिजिम को ला लीजिए, जहां पर एक छोटे सा एक ग्रुप पूरे के पूरे मुल्क पर हुकूमत कर देगा। जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है मुल्क के जितने भी रिसोर्स होते हैं, हर तरीके के जो रिसोर्स होते हैं, उस रिसोर्स में मुल्क के अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का हिस्सा होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेशन होना उसके अंदर चाहिए। हर चीज, चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो। उसी तरीके से पॉलिटिकल पावर जो होता है, पॉलिटिकल पावर के अंदर भी जो है हर एक कम्युनिटी का, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का एक रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। ये एक डेमोक्रेसी का बेसिक आइडियल है, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं, स्पेशली 1947 के बाद एक बहुत बड़ा जो एक पार्टीशन हुआ था, वो पार्टीशन की वजह से जो एक सोशो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इंडिया के अंदर रहा, और इंडिया के अंदर मुस्लिम्स जो एक, अगर आप हिंदू कम्युनिटी को एज ए हिंदू कम्युनिटी छोड़कर ऑन कास्ट लाइंस अगर आप देखेंगे, तो एक बहुत बड़ा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी मुस्लिम्स होते हैं। अगर आप पूरी हिंदू कम्युनिटी का एक होमोजेनियस कम्युनिटी अगर आप मानते हैं, तो एक सबसे बड़ा एक माइनॉरिटी इंडिया के अंदर मुस्लिम्स हो सकता है। इतना बड़ा माइनॉरिटी के अब बहुत इंडिया, दुनिया के बड़े बहुत सारे मुल्कों के अंदर भी इतनी तादाद मुसलमानों की नहीं रहेगी। लेकिन अब देखिए, इस मुस्लिम कम्युनिटी का आजादी से लेकर अब तक का पॉलिटिकल एजेंडा क्या था, वो अब हमें देखना पड़ेगा। इसके हमारा पॉलिटिकल एजेंडा क्या था? क्या इंडियन मुस्लिम्स को कभी भी इंडिया में एक पॉलिटिकल एजेंडा था? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका अगर आप जवाब देखेंगे तो हमें कभी भी पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन, ये कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी का एक वेरी यूनिफाइड एजेंडा नहीं था। आप चाहे उसको एक स्टेट वाइज ले लीजिए या अलग अलग, चलो पूरे नेशनल लेवल में, जैसे मेरे से पहले के स्पीकर ने कहा, बहुत एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा था कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी और इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज को इश्यूज समझिए। एग्जैक्ट है, अलग अलग स्टेट्स के लोगों का अलग अलग एक सिचुएशन है। लेकिन अलग अलग स्टेट्स में भी अगर हम देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी का अगर आप देखेंगे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी का एक पॉलिटिकल एजेंडा क्या था? अगर हम उस चीज का थोड़ा एक जायजा करेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, यानी पॉलिटिक्स में एक रिप्रेजेंटेशन का एजेंडा कभी भी नहीं था। 1947 से लेकर खासकर इमरजेंसी तक अगर आप देखेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा एजेंडा था सिक्योरिटी। हमें सिक्योरिटी चाहिए, और हर वो पार्टी जिसने हमें वादा किया कि वो हमें सिक्योरिटी देंगे, हम उनके पीछे चले गए। इसलिए आप देखते हैं कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा कांग्रेस के पीछे इसलिए थी, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरीके से एक वायदा किया था, एक या इनडायरेक्ट एक तरीके का एक एडजस्टमेंट था कि मुस्लिम कम्युनिटी को हम सिक्योरिटी देंगे, यहाँ पर कम्युनल राइट्स नहीं होगा, यहाँ पर दंगे नहीं होंगे, आप लोग सिक्योर रहेंगे। तो हमारा पूरा का पूरा एजेंडा ही सिक्योरिटी था, और दूसरा कुछ भी नहीं था। कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी की तरक्की हो, ये कभी भी एजेंडा नहीं था। और इसीलिए हम देखते हैं कि सचर रिपोर्ट हो या उससे पहले जो अलग अलग रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट अलग अलग सरकारों में आते रहते हैं, लेकिन हर रिपोर्ट में एक चीज कॉमन ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी का सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इस मुल्क के अंदर देखेंगे, दूसरों से हमेशा अलग ही, कम ही रहा है अभी भी। और सचर कमेटी के बाद और एक जो प्रोफेसर कुड्डू कमेटी आया था, जो पब्लिश नहीं हुआ, अगर वो कमेटी का आप देखेंगे 10 इयर्स ऑफ सच्चर, यानी सच्चर आने के 10 साल के बाद क्या हुआ, कोई बड़ा फर्क उसमें नजर नहीं आया। तो जो जो सिचुएशन रिप्रेजेंटेशन के मामले में पहले था, आज भी हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन के मामले में मुस्लिम कम्युनिटी का हालत वही है। उसके भरक हम देखते हैं कम होते जा रहा है। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, गुजरात एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कर्नाटक एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अब देखेंगे मुस्लिम्स का एक जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक भी नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूँ। 2000 इलेक्शन था, 2018 वहां पर देखा कि जितने भी अलग अलग सोशल कम्युनिटीज थे, वहां पर कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज थे, सबके मीटिंग्स हो रहे थे, सबके डिस्कशंस हो रहे थे। लिंगायत कम्युनिटी का रेगुलर डिस्कशंस हो रहा था। वो डिस्कशन में उनका एजेंडा क्या था? चीफ मिनिस्टर एक लिंगायत बनना है। जो वक्कलिगा कम्युनिटी था, देवेगौड़ा की जो कम्युनिटी है, वक्कलिगा कम्युनिटी की भी रेगुलर मीटिंग्स हुआ करते थे, और हर मीटिंग में एजेंडा क्या था? नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर एक वक्कलिगा हो, यानी कोई भी पार्टी है लेकिन नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर एक वक्कलिगा हो। दलित्स का भी एक मीटिंग होता रहता था कर्नाटक के अंदर, अलग अलग जगह। उनका
मेन एजेंडा क्या था, नेक्स्ट इलेक्शन में 2018 में चीफ मिनिस्टर दलित होना चाहिए। अलग अलग कम्युनिटीज का पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहे हैं और एजेंडा। उसी टाइम पर मुसलमानों के भी पॉलिटिकल डिस्कशंस कर्नाटक के अंदर चल रहे थे, अलग 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 जगह में मुसलमानों के पॉलिटिकल डिस्कशंस चल रहे थे। ये पॉलिटिकल डिस्कशन में एजेंडा क्या था, बीजेपी नहीं आना। यानी पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का एजेंडा ही क्या है, बीजेपी नहीं आना। बीजेपी नहीं आना यही एक एजेंडा है। हमारे लिए क्या होना है, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, या मुस्लिम कम्युनिटी का एक पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में, या एक स्टेट में मुस्लिम कम्युनिटी का एक पॉलिटिकल इंपैक्ट के बारे में कोई भी एक क्या कहते हैं कि डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। हर सबसे बड़ा मुसलमानों का एजेंडा ही जो था पॉलिटिक्स में, वो है बीजेपी नहीं आना, हमेशा सिक्योरिटी और बीजेपी नहीं आना। अब देखिए, इतनी बड़ी एक मुस्लिम कम्युनिटी, स्टेट वाइज लो या नेशनल वाइज लो, इस मुस्लिम कम्युनिटी का एजेंडा क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी का एजेंडा है बीजेपी नहीं आया ना। एक नेगेटिव एजेंडा को लेकर हम लोग जा रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं है। हमारा पूरा का पूरा पॉलिटिक्स ही रहा है किसी एक पार्टी को नहीं आने देने के लिए। और इसी चीज को आप देख लीजिए, अलग अलग सेक्युलर पार्टीज ने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को उन्होंने हैंडल भी किया, मैनेज भी किया, या मिसयूज भी किया, क्या भी आप इसको कह लीजिए। उन्हें भी पता है आपका फियर क्या है, उन्हें भी पता है आपका डर क्या है, उन्हें भी पता है कि कौन से चीज को लेकर आप फाइनली प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए आप देखिए, बहुत सारे जो अभी मेरे से पहले स्पीकर्स ने भी कहा कि बहुत सारे मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज आए थे, वो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज को एक एक, एक, एक सक्सेस नहीं मिलने की बहुत बड़ी रीजन ये है कि हमारे 4 साल 11 महीने, 4 साल 11 महीने जो है हम को क्रिटिसाइज करते रहेंगे। एसपी ठीक नहीं है, बीएसपी ठीक नहीं है, कांग्रेस ठीक नहीं है, टीएमसी ठीक नहीं है, कम्युनिस्ट ठीक नहीं है। 4 साल 11 महीने दुनिया भर के हम कंप्लेंट करते रहेंगे। लेकिन जब वो 12वां महीना आएगा, जिस 12वें महीने में इलेक्शन है, उस 12वें महीने में हम ये सारे 4 साल 11 के बाद, 4 साल 11 महीने के बातों को भूल जाएंगे। वापिस हम पॉइंट जीरो पर आ जाएंगे, वो है कि बीजेपी नहीं आना। यानी आपका एजेंडा ही क्या है, बीजेपी नहीं आना। और ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसी चीज को इस्तेमाल किया है। अब आप देखिए, इंडिया में आज का सिचुएशन और आज से 6 साल पहले का सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। एक फैसिस्ट रेजिम आज इंडिया पर हुकूमत कर रहा है। इसमें कोई सॉफ्ट शुगर कोटेड में बात करने की जरूरत नहीं है हमें। एक फैसिस्ट हुकूमत है। फैसिस्ट मतलब मैं इनको कम्युनल भी नहीं कहता हूं, एक फैसिस्ट हुकूमत इंडिया के अंदर है। जिस तरीके की एक फैसिस्ट हुकूमत जर्मनी में थी, जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया था, जिस तरीके की एक फैसिस्ट हुकूमत इटली के अंदर थी, उसी तरीके का और उससे खतरनाक एक फैसिस्ट हुकूमत आज हम इंडिया के अंदर देख रहे हैं। पूरे पूरे दुनिया के अंदर हम देखेंगे एक फैसिज्म का फ्लैग उठा के चलने वाली, सबसे आगे रहने वाली ऐसी एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका यूरोपियन जो फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, पोलैंड में हो, नॉर्वे में हो, फ्रांस में हो, वो लोग भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर रहने वाले जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी इनको इनकी तारीफ करते हैं। ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन, फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज इंडिया पर हुकूमत कर रही है। जैसा मुझसे पहले बताया गया था, मोदी हो, अमित शाह हो, थोड़े लोगों को लगता है कि मोदी ऐसे होंगे, अमित शाह ऐसे होंगे, उनके जाने के बाद। देखिए, ये पर्सनालिटीज पर आप मत जाइए, सिर्फ जैसे पहले बताया गया इंडिविजुअल्स ऐसे और इंडिविजुअल्स को लेके आ जाएंगे। इसके पीछे जो एक मशीनरी है, इसके पीछे जो एक कोर पावर हाउस है, जो एक फैसिस्ट आरएसएस हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, वो प्रॉब्लम है। अब वो आइडियोलॉजी हम देखते हैं मुल्क के अंदर एक स्प्रेड हो गया है, पूरी तरीके से स्प्रेड हो गया है। आप उसको ईवीएम पर इल्जाम लगा लो, कुछ भी इल्जाम लगा दो, लेकिन फैक्ट है, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी, 36% आप वोट शेयर में ले लीजिए, या एक बहुत बड़ा अर्बन अर्बन गांव का तो एक अलग हम जज नहीं कर सकते, लेकिन स्पेशली अर्बन सिटीज में जो है, अर्बन सिटीज में एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द मेजोरिटी कम्युनिटी के अंदर ये एक हिंदुत्व का पॉइजन बहुत स्ट्रांगली इंजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे एक माहौल में हम रह रहे हैं। अब ऐसे एक माहौल में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि ये लोग इस फैसिज्म को काउंटर करेंगे। देखिए, आज इंडिया में अपोजिशन पार्टीज है, लेकिन अपोजिशन नहीं है। मैं वापस कहता हूं, इंडिया में अपोजिशन पार्टीज है, लेकिन अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन पार्टी होना और अपोजिशन होने में बहुत फर्क है। तमिलनाडु में आप ले लीजिए, तमिलनाडु में बीजेपी नॉन एग्जिस्टेंट है। क्या है उनका वहां पर, एमएलए कितने हैं, कुछ भी नहीं, देयर नथिंग इन बीजेपी तमिलनाडु। बट स्टिल
तमिलनाडु में बीजेपी एज अ ऑपोजिशन पार्टी नहीं रहेगी, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, लेकिन एज अ ऑपोजिशन वेरी एक्टिव है। आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, एक लोकसभा एमपी टोल तिरुवल्लम ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो मनुस्मृति है, वो मनुस्मृति जो है एंटी वुमन है, उसने एक स्टेटमेंट दिया था। और तमिलनाडु में मनुस्मृति के बारे में स्टेटमेंट देना कोई नई बात नहीं है। तमिलनाडु में तो ऐसा एक स्टेट है जहां पर तो पूरी की पूरी जो ये अपर कास्ट और ब्राह्मणवाद के बारे में तो वेरी स्ट्रांग एक मूवमेंट चला हुआ एक स्टेट है। ऐसे एक स्टेट में एक है कि मनुस्मृति एंटी वुमन है, और क्या होता है, हम देखते हैं कि बीजेपी पूरा के पूरा स्टेट में कैंपेन चलाता है उसके खिलाफ, उसके ऊपर केस फाइल क्या है। बीजेपी एज ऑपोजिशन पार्टी वहां पर उनके एमएलए एमएलसीज या एमपीज नहीं रहेंगे तो भी एज ऑपोजिशन एक्टिव है। लेकिन आप पूरे इंडिया में आप देख लीजिए, अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जिनको हम कहते हैं, ये ऑपोजिशन पार्टी के तरफ से अलग अलग हाउसेज में है, लोकसभा राज्यसभा या अलग अलग विधानसभा में ये लोग हैं, लेकिन ऑपोजिशन का काम नहीं कर रहे हैं। एनआईए का जब बिल आया था पार्लियामेंट के अंदर, बड़े बड़े सोशल मीडिया में स्पीच दिए गए थे, वोटिंग के टाइम एब्सटेन कर देते हैं। ट्रिपल तलाक की जब बात आती है, बड़े बड़े स्पीच कर देते हैं, लेकिन वोटिंग के वक्त एब्सटेन कर देते हैं। कश्मीर का आर्टिकल 370 के वक्त बड़े बड़े स्पीच दे देते हैं, उसके बाद खुद ये पार्टी के अंदर ही जो कंफ्यूजन रहता है। उसके बाद आप अलग अलग बिल्स देख लीजिए पार्लियामेंट के अंदर, यही पार्टी के लोग, देखो इनको पॉलिटिक्स काम करना था, इनको पॉलिटिक्स करना था पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ये लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, अपोजिशन नहीं कर रहे हैं, एब्सटेन करके गवर्नमेंट को क्लीन स्वीप दे रहे हैं। अभी है ना, हम कहते हैं कि बीजेपी राज्यसभा में डोमिनेंट है, लेकिन जब ये बिल्स पास हुए थे मोदी 2.0 के बाद, बहुत सारे जगह इनकी राज्यसभा में कंप्लीट इनका पावर नहीं था। अगर ऑपोजिशन मुत्तहिद होते, बहुत सारे लॉस को रोका जा सकता था। आर्टिकल 370 के बारे में आप देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज कंफ्यूज थे उसके अंदर। और अभी भूमि पूजन के वक्त आप देख लीजिए, भूमि पूजन के वक्त क्या हुआ, भूमि पूजन के वक्त सारे पॉलिटिकल पार्टीज, भाई ये वही पॉलिटिकल पार्टी थे, कोई दूसरे नहीं थे, ये वही कांग्रेस पार्टी थी, ये वही अलग अलग रीजनल पार्टीज थी, जो जिन्होंने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बारे में एक ब्लैक डे कहा था, जिन्होंने कहा था, यहां तक कहा था बहुत सारे बड़े 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 पॉलिटिशियंस ने अपने स्पीचों में अलग अलग जगह के, इंडिया के हिस्ट्री में महात्मा गांधी के मर्डर के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट जो हुआ है वो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ है। वही लोग वही लोग जिन्होंने 92 में ये स्टेटमेंट दिया था, वही लोग हम देखते हैं कि 2020 में कह रहे थे ये मुल्क के बहुत बड़ा, एक मुल्क के लिए बहुत अच्छा दिन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज राम के लिए एक दिन है। कंपटीशन, यहाँ पर हम देखते थे कि सारे सेक्युलर पार्टीज कॉम्पीट कर रहे थे बीजेपी के साथ कि आपसे बड़ा हिंदू हम हैं, समझे, आपसे आपसे बड़ा हिंदू हम हैं, ये कहने के लिए कंपटीशन था। मध्य प्रदेश तो एक स्टेप आगे गया, मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने यहां कह दिया कि भाई सिर्फ कहने से काफी नहीं है, असल मस्जिद तोड़ा इसलिए गया क्योंकि वहां पर मस्जिद के जो राजीव गांधी के वक्त जो शिलान्यास का परमिशन दिया, तो शुरुआत तो हमने किया, उसके बाद अब भी मंदिर बनने के लिए ईंट, सिर्फ चांदी की ईंट हम बेचेंगे। और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस वाले घर घर जाकर, दुकान दुकान जाकर मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे भी जमा कर रहे हैं। अब ये सारे बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, आंख बंद करने से थोड़े चीजों का हम नजरअंदाज नहीं, तो देयर आर सम रियलिटीज इन इंडिया एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट रियलिटीज। वो रियलिटीज है इंडिया के अंदर, वो रियलिटीज क्या है, उसमें एक चीज ये है कि आज इंडिया के अंदर जितने भी सेक्युलर पार्टीज हैं, उनको एक बात समझ में आ गई है कि बीजेपी के साथ compete करने के लिए उन्हें भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाना बहुत बहुत जरूरी है। मैं उन्हें गलत नहीं कहता, क्योंकि उनके पॉलिटिक्स के लिए वो जरूरी होगा, तो हम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी उनको पॉलिटिक्स क्या करना है हम उनको ज्ञान नहीं दे सकते। उनके एक पॉलिटिकल कंपल्शंस रहते हैं, जी कांग्रेस की पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। अगर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के बारे में वेलकम नहीं करते वो लोग, कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो उन्हें डर है उनका हिंदू वोट चला जाएगा। तो आज इंडिया में जो बैटल चल रहा है, वो बैटल सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर आज एक हिंदू वोट को एक अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर चल रहा है। तो मुस्लिम कम्युनिटी इज नॉट जस्ट साइडलाइन, बट मुस्लिम कम्युनिटी इज इनविजिबल। ऐसे एक वक्त है, ऐसे एक वक्त पे हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल एक आइडेंटिटी होना जरूरी है। देखिए, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी बनाना, पॉलिटिकल एक फोर्स बनाना, वो डिस्कशन में नहीं, लेकिन पॉलिटिकल आइडेंटिटी होना जरूरी है। वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होने के लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ेगा एक ऑर्गेनाइज तरीके से। मैं इस चीज से भी नहीं मानता कि आज रात को सो लिया, कल सुबह को कह दिया कि
भाई पॉलिटिकल पार्टी बना दो, वो भी नहीं। एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक प्लान तरीके से आपके पास एक पॉलिटिकल प्लान होना जरूरी है, एक पॉलिटिकल अप्रोच होना जरूरी है, क्योंकि पीपल नीड टू टेक यू सीरियसली। गुजरात में जो पिछले इलेक्शन में हुआ, जहां पर राहुल गांधी ने पूरे के पूरे इलेक्शन में मुस्लिम इश्यूज को टच भी नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि भाई मुसलमान जाएंगे कहाँ, हमारे पास ही तो आना है ना, हमें तो हिंदू वोट्स लेना है, तो मुसलमान तो हमारे पास ही आएंगे। हमें तो दहेज में, ये इनहेरिटेंस में मिला है, इंदिरा गांधी को दहेज में मिला, उसके बाद राजीव गांधी और राहुल गांधी को तो इनहेरिटेंस में मिल गया है मुस्लिम कम्युनिटी, आप कहां जाओगे, हमारे पास ही रहेंगे। ये जो सेक्युलर पार्टीज का एटीट्यूड है कि नहीं, मुस्लिम्स डोंट डिफॉल्ट बिलोंग टू यू, मुस्लिम्स कैन ऑल्सो लुक फॉर अप्रोच। हार जाएंगे, तकलीफ ज्यादा हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन एक छोटा सवाल है, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो अब तक नहीं देखा? गुजरात देख लिया, अभी के 6 साल देख लिए, एक फैसिस्ट हुकूमत के अंदर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आए थे, और रिस्ट्रिक्शंस और आएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं अपने मुल्क के अंदर हमारे सिटीजनशिप को ही छीनने के यहाँ पर काम चल रहा है। इतना बड़ा एक हम लोग एक सिचुएशन में हम रह रहे हैं, तो अभी भी वो एक नेगेटिव मेंटेलिटी लेकर अगर हम लोग बैठेंगे कि कि बीजेपी को हराना हमारा प्राइम टारगेट है, और ये सेक्युलर पार्टीज मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में मुंह खोलने के लिए रेडी नहीं है, इनको सिर्फ हिंदू वोट की पड़ी है, ऐसे टाइम पर मुस्लिम कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाना बहुत जरूरी है। वो इसलिए, और एक पॉइंट है, क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं पॉलिटिक्स में, बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सेक्युलर पार्टी के पीछे जाकर मुसलमानों ने एक्सपेरिमेंट किया, 70-80 ईयर्स हमने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि फेलियर हो गए। कहीं पर कभी पर भी हम लोग इंडिया के अंदर एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमने नहीं बनाया, जिस तरीके से यादव ने बना दिया, दलित ने बना दिया, अब नहीं होंगे, लेकिन एक जमाने में थे वो लोग। 2014 के बाद तो सिचुएशन चेंज हो गया है, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स को भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे जगह पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना जगह बना लिया था। इवन नाउ अगर आप कहेंगे, मायावती को इग्नोर नहीं किया जा सकता, मुलायम सिंह यादव या लालू यादव, तमिलनाडु के अंदर द्राविडियन पॉलिटिक्स आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वेदर दे आर इररेलेवेंट और रेलिवेंट, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अलग अलग जगह नहीं कर सकते, लेकिन द ओनली कम्युनिटी दैट कैन बी इजीली इग्नोर्ड इन इंडिया, इनविजिबल। ऐसी इनविजिबल सिचुएशन में मुस्लिम कम्युनिटी को अपना पॉलिटिकल आइडेंटिटी एक्सर्ट करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि उसमें सक्सेस होगा, उसमें स्ट्रैटेजीज चाहिए। जैसा मेरे से पहले के स्पीकर ने कहा, केरला में जो स्ट्रैटेजी चला, जरूरत नहीं वही स्ट्रैटेजी दिल्ली में चलेगा, वही स्ट्रैटेजी जरूरत नहीं है आपको गुजरात के अंदर चलेगा, वही स्ट्रैटेजी जरूरत नहीं है नॉर्थ ईस्ट में चलेगा। अलग जगह अलग अलग स्ट्रैटेजीज होना जरूरी है, लेकिन एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी की, यस वी हैव अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, वी हैव अ पॉलिटिकल प्रेजेंस, यू नीड टू टेक अस सीरियसली। ओके, ये मैसेज अगर आपको इंडिया में आज कम्युनिकेट करना जरूरी है, उसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल अप्रोच में पॉलिटिकल पार्टी बनाना जरूरी है, या दूसरी चीज वो स्ट्रैटेजीज में पार्ट आ जाएगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्ट्रैटेजीज फेल हो चुके हैं, इसलिए एक नया स्ट्रैटेजी आज मुल्क के अंदर अलग अलग पार्टीज कर रहे हैं। AMIM वो एक स्ट्रैटेजी लेके आए हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है, SDPI का कहना है कि पार्टी जरूरी है, UDF कह रहा है कि पार्टी जरूरी है। दैट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, क्योंकि ये सारे पार्टीज जो है, मुझे नहीं लगता कि सारे पार्टीज रात को सोच के पैसा ले लिया कि कल पार्टी बना देंगे। उन्होंने भी अलग अलग पॉलिटिकल सिनेरियोस डिस्कस किया होगा, डिस्कस कर कर अलग अलग सिचुएशंस को उन्होंने एक्सेस किया होगा, और ये पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ भी आगे नहीं जा रहे, वहीं पर अटक रहे हैं, और सिचुएशन और खराब हो रहा है। तो इसीलिए एक नया चेंज चाहिए, वो नया चेंज जो है एक पॉलिटिकल पार्टीज बना के एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी लाना मुस्लिम कम्युनिटी। अब मैं लास्ट बात, मेरी बात यहाँ पर खत्म करता हूँ, वो ये है कि बात अब स्ट्रैटेजी की आ जाती है। देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर, मुसलमानों के अंदर भी उभर कर आ रहे हैं, थोड़ों को सक्सेस अलग अलग लेवल्स में सक्सेस मिल रहा है, थोड़ों को MLA लेवल में सक्सेस आ रहा है, थोड़े लोग लोकल बॉडी इलेक्शंस में अच्छा सक्सेस कर रहे हैं, थोड़े इंडिविजुअल बेस्ड पार्टीज हैं, थोड़े कैडर बेस्ड पार्टीज हैं, अलग अलग पार्टीज हैं। लेकिन अभी जो एक टॉक्सिक हालात इंडिया के अंदर है, एक बहुत ही बड़ा टॉक्सिक हालात इंडिया के अंदर है, ये टॉक्सिक हालात के अंदर इन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज का एक इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। इनके बीच का जो एक इंटरैक्शन, इसको आप एडजस्टमेंट कीजिए या परमानेंट अंडरस्टैंडिंग कीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन एक इंटरैक्शन इनके अंदर जरूरी है। अलग अलग रहकर ऐसा एक काम करने से मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक सक्सेस होगा। इसमें एक इंटरैक्शन और एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, एक एजेंडा को सामने रखकर काम करने की जरूरत इनके अंदर आज के जमाने बहुत जरूरी है। इसमें यह फिक्र मत कीजिए आप कि
मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट हो गया तो हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाएंगे। हिंदू वोट्स को सेक्युलर कैसा बनाना है वो जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है, वो जिम्मेदारी सेक्युलर पार्टीज की है, वो उन पर आप छोड़ दीजिए। हिंदू वोट्स को सेक्युलर वोट्स में कैसा कन्वर्ट करना है वो सेक्युलर पार्टी करने दो, उनका काम है। अपने आपको सेक्युलर पार्टी कहते हैं ना, क्या करेंगे? तो मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप सेक्युलर पार्टी नहीं है ना। हिंदूज के अंदर सेक्युलरिज्म को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो एक फैसिज्म और आरएसएस हिंदुत्व को किस तरीके से पुश किया जा रहा है, उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, वो स्ट्रैटेजी आप बनाइए। वो स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान खामोश रहो, आप खामोश रहो, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। एक तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी को अपना एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, यूनाइटेड पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाना है, और फिक्र मत कीजिए कि उस तरफ वोट कंसोलिडेट हो रहा है। जिस तरफ जब वोट कंसोलिडेट हो रहा है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी चाहिए, वो सेक्युलर पार्टीज को बनाना होगा। और फाइनल चीज, जब हम कहते हैं कि सारे एक सोशल अलायंस की जरूरत है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं, बहुत जरूरी है। लेकिन एक सोशल अलायंस बनने के लिए दे हैव टू टेक यू सीरियसली, दे हैव टू टेक यू सीरियसली। और एक सबसे बड़ी एक रियलिटी इंडिया के अंदर है, जो दलित्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो सिख हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, ये लोग मुस्लिम्स को सीरियसली नहीं ले रहे। नो वन टेक्स मुस्लिम सीरियसली, एवरीवन इज टेकिंग मुस्लिम फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे नो यू डोंट हैव एनी पॉलिटिकल प्रेजेंस। तो वो एक सोशल अलायंस में मुस्लिम्स का एक वेट आने के लिए भी मुसलमानों को एक एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी असर्ट करना बहुत जरूरी है। उस आइडेंटिटी के लिए एक यूनाइटेड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन की जरूरत है। तो मेरी राय है करना जरूरी है। बस इतनी बातें आपके सामने रखकर ये जो वक्त दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।